Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इंसानी रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी के नीचे और हिप बोन के ऊपर आपको 7 से 8 पत्थर नुमा चीज नजर आ रही होगी। पत्थर कहना गलत होगा क्योंकि 27 लाख रुपए का खड़ा सोना है। एक ऐसा सोना जिसे छिपा कर रीढ़ की हड्डी के नीचे और इंसान अपने पीछे वाले हिस्से में इसे छिपाकर फ्लाइट के अंदर बैठकर भारत में दाखिल हो चुके थे। बाकायदा जो यूपी पुलिस है वो एक स्पेशल टॉयलेट बनाती है इन जैसे लड़कों के लिए और कहती है कि दबा के खाओ और जितना हो सके उतना मल त्यागो, क्योंकि जब ये मल त्यागेंगे तभी सोना उस जाली नुमा चीज में या कहें स्पेशल टॉयलेट में बच सकेगा। फिर उस स्पेशल टॉयलेट से उस सोने को धोकर बकायदा झाड़ पोंछ कर कोर्ट में पेश करने के लिए सबूत के तौर पर इसे रखा जाता है। बताएंगे अंदर की कहानी कि किस तरीके से ये जो लड़के हैं बड़े ही आराम से दुबई से मुंबई, दुबई से दिल्ली और दिल्ली से यूपी के खास जिले में इनका जो जाने का जो मकसद था उस मकसद को कैसे पानी फिरता है, किस तरीके से यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है और एनकाउंटर करते करते इन लड़कों को जबरन कहती है कि तुम्हें टॉयलेट करना पड़ेगा, टॉयलेट भी नहीं वॉशरूम में बैठना पड़ेगा और जब तक तुम्हारे अंदर रखा एक एक सोना बाहर नहीं आता तुम्हें वॉशरूम से बाहर आने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं और ये लड़के बाथरूम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब यूपी पुलिस के लिए टेंशन वाली बात ये कि अगर ये सोना बाहर नहीं आया तो क्या डॉक्टरों की मदद ली जाए, क्योंकि इस पूरे गैंग में एक स्पेशल डॉक्टर भी है। एक ऐसा डॉक्टर जब मल के रास्ते सोना नहीं निकलता तो बकायदा ऑपरेशन कर देते हैं। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी और कैसे यूपी के अंदर करोड़ों का सोना आ रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जा रहा। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी लेकिन आप हैरान भी होंगे। जब एक कहानी की क्लाइमेक्स में आप जब पहुंचेंगे आपको पता लगेगा ये जो लड़के हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये अयाशी काटने के लिए दुबई जाते हैं, वहां पर कोई इनके पीछे वाले हिस्से में सोना ठूस देता है और उसके बाद जूस पी कर ये दुबई से मुंबई और दुबई से दिल्ली आते हैं और यूपी के खास जिले में इनका पहुंचने का मकसद होता है। क्यों इस जिले में इतना पसंदीदा जगह है तस्करों का, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको। तो आज डिकोडिंग क्राइम में बात एक ऐसे नेक्सस की होगी, बात एक ऐसी वारदात की होगी जिसे जानने के बाद खुद यूपी पुलिस भी हैरान है। सोचिए अगर चोर के घर में ही डाका पड़ जाए तो क्या होगा। चोर बड़ी ही इत्मीनान से चोरी कर आया, उसने अपना पूरा माल अपने घर में छिपाया, लेकिन वहीं दूसरा चोर आकर अगर उसी के घर का ताला तोड़े, चोरी का सारा सामान लेके फरार हो जाए तो आखिर सबसे बड़ा चोर होगा तो होगा कौन। इस पूरी कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। यूपी पुलिस जो कि हमेशा ऐसा कोई वारदात होती है तो टाइम पर पहुंचती है, बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ करती है, एनकाउंटर करती है, उसको भी तब पता चलता है जब चोर खुद पुलिस को कॉल करके बुलाता है। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के होने के बाद में जो पुलिस है करीब 9-10 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें से पता लगता है कि कुछ तो लोकल सोना तस्कर हैं और कुछ इंटरनेशनल। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है तो दरअसल एक शख्स है जाहिद, इनकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में जो रामपुर पड़ता है वहाँ पर एक कस्बा है टाडा, वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ पर इनकी बड़े बड़े लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ और साथ ही साथ जो ज्वेलर्स हैं जिनकी जौहरी की दुकान है, जो सोने का काम करते हैं, हीरे का काम करते हैं, उनके साथ अच्छी पहचान है और उन्हीं के लिए ये जाहिद काम करते हैं। और जाहिद का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पैसे पहुंचाना। कहाँ पर? दुबई में पहुंचाना। अब होता दरअसल ये है कि जाहिद ने कुछ लड़कों को लालच देकर दुबई भेजा था कि वो अपने पेट में सोना छिपा कर लाएं और इसके बाद उनका ऑपरेशन करा दिया जाएगा, उनके पेट में चीरा लगेगा। डॉक्टर्स जो हैं, जो डॉक्टर की टीम भी इनके साथ मिली है, वो बड़े ही आसानी से उन कैप्सूल्स को, उन सोने को निकाल लेगी और अगर नहीं निकलता तो मल त्याग कर ये निकालना होगा। अब होता भी ऐसा है, लड़के मानते हैं, लड़के चले भी जाते हैं। अब 23 तारीख को 2 लोगों की टीम, यानी कि एक में 4 लड़के हैं और एक में 2 लड़के, जो 2 लड़के हैं वो दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं और 4 लड़के जो हैं वो दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं।
अब एक फिक्स पॉइंट बनता है और कहा जाता है कि जो मुंबई में भी जो लोग उतरे हैं वो भी सीधे दिल्ली आएंगे। तो मुंबई से वो 4 लड़के जो हैं पहले मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद वो भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब 4 और 2 6 लोग हो जाते हैं जो दिल्ली में मौजूद थे। टोटल 6 लोग हो गए, एक इनका ड्राइवर। कैसे? दिल्ली में जब वो मुंबई के लड़के पहुंचते हैं जो दुबई से आए थे सोना लेकर, और साथ ही साथ जो दिल्ली में पहले से 2 लड़के मौजूद थे जो दुबई से आए थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनके लिए वहां पर एक अर्टिगा खड़ी होती है बाहर और उसमें एक ड्राइवर बैठा होता है। हर एक चीज़ फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार होती है। लड़कों को अपना काम पता होता है और अपने काम को पता होने के साथ साथ वो सीधे तौर पर जाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी दिल्ली से चलती है और सीधे तौर पर उसका मेन मकसद था कि वो रामपुर के पास जो टाडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ आकर पहुँचे और जिनके साथ डीलिंग थी उनके साथ बातचीत हो, उन्हें सोना सौंप दे और अपने पैसे लें और ये लोग अपने अपने घर जाएं। लेकिन कहानी वहीं से पलट जाती है। दरअसल जब ये गाड़ी दिल्ली से निकलती है और यूपी के बॉर्डर में घुसती है और मुरादाबाद का एरिया आता ही है कि तभी पीछे से एक गाड़ी स्पीड में आके इनको ओवरटेक करती है और उसमें से बकायदा टाई, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट में और एक से एक हाई फाई करके जो है कम से कम 6 से 7 लोग उतरते हैं जो फर्राटा अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और सीधे आने के बाद इनसे बोलते हैं हम लोग कस्टम से हैं, फटाफट आप गाड़ी से नीचे उतरिए। अब होता दरअसल ये है कि जैसे ही जो गाड़ी इनको ओवरटेक करती है उसमें से जो कस्टम के अधिकारी निकले थे वो अर्टिका गाड़ी से लोगों को उतारते हैं, यानी जो तस्कर थे और उनके जो ड्राइवर थे वो सारे नीचे उतरते हैं। उनसे पूछा जाता है कहाँ से आ रहे हो। अब सामने वाले लड़के घबरा जाते हैं, बताते हैं कि हम दुबई से आ रहे हैं, हमारा कुछ काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। लेकिन ऐसे में जो कस्टम अधिकारी थे वो उनसे बहुत ज़्यादा तीखे तेवर में पूछते हैं और लड़के डर जाते हैं। वो बताते हैं कि हम सोना लेकर आ रहे हैं। और जब ये बात कस्टम अधिकारी को पता लगती है वो तो सीधे तौर पर उन लड़कों को बोलते हैं फटाफट हमारी बुलेरो गाड़ी में बैठो। अब कस्टम वालों की बात मानने के बाद जो सोना तस्कर थे वो सीधे तौर पर जाकर उनकी बुलेरो गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पास जो भी कुछ सामान था वो जाकर उस गाड़ी में रख देते हैं। ये गाड़ी सीधे तौर पर मुरादाबाद की ओर बढ़ती है और घने जंगलों के बीच चली जाती है। इलाका बेहद सुनसान होता है। जो कस्टम अधिकारी थे जिन्होंने टाई, वाइट शर्ट पहन रखी थी वो उस गाड़ी से उतरते हैं। उन सभी 7 लड़कों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं एक एक करके हमें बताओ कि किसके पेट में सोना है, दुबई से कौन सा शख्स सोना छुपा कर लाया है और तो और किसके पेट में कितना सोना है, कितने कैप्सूल हैं, इसकी भी जानकारी दो। अब जो लड़के थे वो सच में डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि सामने वाले सच में एक ऑफिशियल्स हैं और ये हमें लंबी जेल करवा सकते हैं। ऐसे में लड़के बता भी देते हैं। अब रस्सी मंगाई जाती है, कस्टम वालों के पास पिस्टल निकलती है, वो उन लड़कों को बिठाते हैं और चारों ओर से बांधने की कोशिश करते हैं। इतने में ही एक कस्टम अधिकारी बोल देता है कि तुम्हारे पेट में 6 कैप्सूल हैं, तुम्हारे में 7 हैं, तो अब तुम्हारे पेट में चीरा लगवाना पड़ेगा। हम अपने डॉक्टर को बुला रहे हैं, वो अभी यहीं पर तुम्हारे पेट में चीरा लगाएगा। ये सुनते ही जो तस्कर था उनमें से एक लड़के का दिमाग चलता है। वो अपने साथियों को बताता है कि हम बहुत बुरे फंस गए हैं। ये जो कस्टम अधिकारी बनकर आए हैं ये असली नहीं है बल्कि नकली हैं, ये लोग हमें लूटने ही आए हैं। ये जानने के बाद वहाँ जितने लोग मौजूद थे, जो तस्कर थे, जो दुबई से आए थे, उनकी हालत ख़राब होती है। अब वो सोचते हैं कि कैसे भी करके उन्हें यहाँ से भागना है। अब ऐसे में वहीं पर खड़ा एक लड़का अपने ड्राइवर को इशारा करता है जो अर्टिगा गाड़ी लेकर आया था। वो इशारा करते वक्त उसने सीधे तौर पर यह कहा कि अब हमें यहाँ से भागना है। और जैसे ही ड्राइवर भागता है, बुलेरो गाड़ी की तरफ पहुँचता है, बाकी लड़के भी वहाँ भागते हैं। वो कस्टम अधिकारी जो फ्रॉड थे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी आपाधापी में एक लड़का 112 डायल करता है। वहाँ पर उस थाने में जो एसपी मौजूद होते हैं उनको फ़ोन लगाता है, उनको बताता है और उन्हें जब सारी इनपुट मिलती है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ तस्कर आए हैं, वो फ़ौरन अपनी टीम लेके उस जगह पर पहुँचते हैं और फिर सीधे तौर पर एनकाउंटर होता है। पुलिस पर भी गोलियाँ चलती हैं, पुलिस भी गोली चलाती है, लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है। तो ऐसे में पुलिस जो तस्कर थे, जो 7 लड़के थे, जो 4 लड़के मुंबई से आए थे, 2 दिल्ली के एयरपोर्ट से आए थे और एक जो ड्राइवर था, उन सबको तो पकड़ती है। साथ में जो इनकम टैक्स यानी कि जो कस्टम ऑफिसर बनकर आए थे उनको भी पकड़ती है। और तब असली खेल पता लगता है कि जो चोर चोरी करके आए थे उनको ही लूटने का प्लान था। दरअसल दुबई से जब ये लोग सोना लेकर निकलते हैं तो वहीं दुबई से ही जो पूरा नेक्सस काम करता है उनमें से एक शख्स मुखबिरी कर देता है और भारत में रहने वाले अपने गैंग को एक्टिव करता है और बोलता है कि देखो कुछ लड़के
यूपी के लिए निकले हैं, यहाँ से वो सीधे रामपुर जाएंगे। अगर तुम चाहो तो रास्ते में कुछ माल उठा सकते हो, 1-2 कैप्सूल भी ले लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर बैठे जो पहले से दिल्ली में बैठे हुए थे इंटरनेशनल तस्कर, जिनको दुबई में बैठे लड़कों ने मुखबरी की थी, वो एक्टिव हो जाते हैं और सीधे तौर पर अर्टिगा गाड़ी को फॉलो करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वो कस्टम ऑफिसर हैं। लेकिन जब लड़के वहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो सुनते हैं कि अभी हमारे पेट में चीरा लगा देंगे, कोई डॉक्टर नहीं, तो उन्हें शक होता है और फिर ऐसे में सीधे तौर पर वो एसपी को कॉल करते हैं, यानी 112 डायल करते हैं। वहाँ पर एसपी फ़ोन उठाते हैं और उन्हें पूरा मामला समझ में आता है। अब जब पुलिस की टीम इन सबको अरेस्ट करती है और इनसे पूछने की कोशिश करती है कि तुम दोनों गैंग में लफड़ा क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों लड़ रहे थे, तब पता लगता है कि जो 7 लड़के थे उनमें से 6 लड़कों के पेट में तो कैप्सूल है, वो भी सोने वाली। उनके पेट में आप ये समझिए कि लाखों का माल है। अब जब यूपी पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, वो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा तरकीब बताई जाती है कि सबसे पहले इन लड़कों को मल त्यागना होगा। जितनी ज़्यादा कैप्सूल इसके ज़रिए निकल जाएंगे उतना बेटर होगा, नहीं तो हमें ऑपरेशन करना होगा। अब जैसा कि दीपक ने आपको शुरुआत में बताया, इसके लिए बाकायदा यूपी पुलिस एक टॉयलेट सीट भी लेकर आती है जिसके नीचे जाली लगी हो स्टील की। जब जो आरोपी हैं, जो तस्कर पकड़े गए हैं, जब वो मल त्यागे तो इसके बाद वो उस चीज़ को धो पाएँ और उसमें से जो गोल्ड निकले, सोना निकले, उसे बरामद कर पाएँ। अब ऐसे में 4 लड़कों के पेट में जो सोना था वो कुल मिला के निकाल लिया गया है, लेकिन 2 का अभी भी फंसा हुआ है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब डॉक्टर्स को चीरा लगाना पड़ेगा पेट में। और तो और अगर इस केस में मैं आपको बताऊं तो जो पुलिस की टीम है अब तक 10,000 रुपये इन तस्करों पर फूंक चुकी है। वो कैसे? तो इनको 10,000 रुपये की बिरयानी खिला चुकी है, पेप्सी पिला चुकी है, कोको कोला पिला चुकी है, और तो और जो ये चाहते हैं उन्हें दिया जा रहा है। और इनसे कह रही है पुलिस की टीम कि कैसे भी करके जितना मल है वो तुम त्याग सको, जिसके ज़रिए इनके पेट में जो सोना है वो बाहर आ जाए। नहीं तो अगला ऑप्शन तो है ही, इनके पेट में ऑपरेशन कराना पड़ेगा और सर्जरी के द्वारा जो पुलिस है अंदर जितनी भी कैप्सूल मौजूद है, जैसी कि एक तस्वीर आपको दीपक ने शुरुआत में दिखाई थी, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो हिप बोन है उसके पास में देखिए कैसे छोटे 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 से पत्थरनुमा टुकड़े दिख रहे हैं, तो इन्हें सर्जरी के द्वारा फिर निकलवाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस टीम ने जब इन्हें अरेस्ट किया तो इनसे पूछा गया कि तरकीब क्या है, किस तरीके से तुम लोग सोना लाते हो और आखिर ये आइडिया कैसे आया, कौन है तुम्हारा आका, कौन है। तब पुलिस को पता लगता है कि जब ये लड़के दुबई जाते हैं तो वहाँ पर पहले से टीम मौजूद होती है जो कॉन्डोम में भरकर सोने की कैप्सूल्स को रखती है और फिर इन लड़कों के एनल में उस चीज़ को डाला जाता है। बाकायदा वहाँ पर टीम मौजूद होती है जो बहुत ही परफेक्शन के साथ ये काम करती है और फिर वहाँ से लड़कों को अलग अलग जगह पर भेजा जाता है ताकि शक ना हो। अलग अलग एयरपोर्ट पर आते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 4 लड़के मुंबई एयरपोर्ट पर आए, 2 दिल्ली पर आए। तो प्रॉपर नेक्सस को इस तरह से बनाया जाता है कि पुलिस इन पर शक भी ना कर पाए। और तो और इन चीज़ों में जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता लगा कि जिस तरह से जोखिम भरा काम ये कर रहे हैं, एनल के अंदर कॉन्डोम के पैकेट डाल कर ये लोग सोना ला रहे हैं, तो ऐसे में आज से पहले 2 लोग की मौत भी हो चुकी है। और तो और एक शख्स ऐसा था, बात 2025 की है, शुरुआती महीनों की, जिसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ और जब उसका ऑपरेशन किया गया तो पता लगा कि अंदर सोने के बहुत सारे पाउच रखे हुए हैं, जिससे उसकी मौत भी हो गई ऑपरेशन के बाद। तो इस तरीके के केसेस भी पुलिस को पता लगे और उनको पता लगा कि कुछ पैसों के लिए जो लड़के हैं, जो यूपी के लड़के हैं, उन्हें इस तरह से काम कराया जा रहा है और कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं। और तो और अगर आपको मैं बताऊं तो दिल्ली से ये बाकायदा रूट चुनते हैं। इन्हें पता है कि दिल्ली से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना जाकर बाकायदा इनकी गाड़ी वहां पर खड़ी होती है और उसी गाड़ी के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पहले से पूरी तैयारी होती है। और तो और जिसका नाम पहले मैंने आपको शुरुआत में लिया था, जाहिद, जो इनका कैप्टन है, वो जब ये लड़के सोना लेकर आ जाते हैं तो दुबई में जितने लोग बैठे हैं उनको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करता है, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली, अकाउंट खंगाला गया, प्रूफ भी मिले, जिसके बाद इसको अरेस्ट भी किया गया। अब एक बार मैं आपको उन लड़कों के नाम बताती हूँ जो अरेस्ट हुए हैं, उन्हें जिन्होंने पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ लिया है। इन तस्कर में सबसे पहला नाम है शान आलम, ये टांडा के ही रहने वाले हैं, इनके पेट में भी सोना था। एक लड़का है मुतलीब, इसका उर्फ यूसुफ चौक, ये भी टांडा का रहने वाला है। एक है अजहरुद्दीन और एक है जुल्फ़िकार। ये जो 4 लड़के हैं इनके पेट से सोना बरामद किया गया है, बाकायदा निकलवाया गया है, मल त्याग कर निकलवाया गया है। इन्होंने भी पुलिस की वो बिरयानी खाई है, जिसके बाद जो सोने के कैप्सूल्स हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं और इस तरीके से एक नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है। लेकिन अब
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सोना है ये आखिर क्यों टांडा में आ रहा है और किस किस जगह से आ रहा है। तो देखिए, दुबई से फिलहाल जो ये नेक्सस पकड़ा गया है दुबई से आ रहा है, लेकिन इसमें अगर मैं और भी देशों के नाम लूँ तो उसमें कुवैत शामिल है, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, सऊदी अरब शामिल है और तो और मिलान शामिल है। यहाँ तक कि जो कई सारे जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसमें जगह जगह जो देश बने हुए हैं वहाँ से ये पूरा जो सोना है, रिफाइनरी सोना जो होता है, ये धीरे धीरे दिल्ली आता है, ये मुंबई आता है और बड़े बड़े भारत के देशों में आता है और यहाँ से बड़े ही आराम से यूपी पहुँचता है और यूपी से सीधे पहुँचता है टांडा। अब टांडा क्यों पहुँचता है, ऐसी क्या वजह है, और तो और ये लड़के क्यों कितने पैसों में बिक जाते हैं, क्या इनकी कोई मजबूरी है या किस वजह से ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि आखिर कैसे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग इस नेक्सस में शामिल हैं, जिसका अब यूपी पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और एक एक करके आने वाले वक्त में और भी बड़े नाम शामिल जो हैं, और भी बड़े नाम वो भी सामने आएंगे। देखिए, जो इतनी कवायद और इतनी मेहनत की जा रही है खाकी के द्वारा, उसकी तस्वीर आप देखना चाहेंगे। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यही वही सोने की छोटी छोटी गोलियां हैं। ये जो गोलियां हैं, इन एक एक गोली का जो वजन है वो 30 से 35 ग्राम है। अगर ऐसी गोली आप 8 या कहे 10 ग्राम भी 10 गोलियां भी आप कर लेते तो 350 ग्राम, जिसकी कीमत होती है कहीं से भी 27 से लेकर 30 लाख रुपए तक का सोना आप अपने जहां से आप मल त्यागते हैं, जहां से आप पॉटी करते हैं, उस वाले रास्ते पे से छुपाकर लाया जाता है। तो ये जो तस्वीर, जो गोला गोला नुमा जो चीज नजर आ रही है आपको, यही चीज ये लड़के या तो निगलते हैं या अगर नहीं निकल पाते हैं तो इनके बैक साइड में कॉन्डोम के जरिए डालकर इन्हें छुपाया जाता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आप सबके सामने आ रहा होगा कि भैया ये दिल्ली मुंबई में आ जाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाया और इतनी दूर जाने के बाद कैसे पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले कहानी समझिए, दिल्ली, मुंबई और नेपाल का काठमांडू एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां से स्मगलर जब निकलते हैं तो उनकी चेकिंग नहीं होती है। मैं इसलिए ये चीज बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि इन लड़कों ने सबसे पहले 6 लड़के थे, 4 लड़के दिल्ली जाते हैं, 2 लड़के मुंबई जाते हैं। अब इनको लगा कि अगर दिल्ली में माल पकड़ा जाएगा तो मुंबई वाला तो सेफ रहेगा, एक साथ सारा माल नहीं भेजना है, टुकड़ों में भेजो। और ये जो 6 के 6 लड़के थे दिल्ली में एक जगह मिलते भी हैं। अब इसी तरीके की प्लानिंग की जाती है क्योंकि इन्हें पता था कि कोई इन्हें चेक नहीं कर रहा है। अब लगभग ये जो कैप्सूल है ये किस तरीके से इनके अंदर जाता है और क्या है अंदर की कहानी, तो उसमें समझिए ये जो लड़के हैं ये लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं। अब मोटे तौर पे बताता हूं, 1 करोड़ रुपए का सोना जो आज की कीमत है, 1 किलो सोने की जो कीमत है 1 करोड़ रुपए, उसमें से जो मुनाफा है वो है 20 से 25 लाख, किसी कभी कभी तो 30 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये जो मैथ्स का जो आंकड़ा है मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सऊदी से इस तरीके से अगर आप सोना लेकर आते हैं तो आपको 20 से 30 लाख रुपए किस तरीके से बच सकते हैं अगर आप 1 करोड़ का सोना लेकर आते हैं। अब यहां पर ये जो लड़के हैं, इन लड़कों की पहले कहानी समझ लेते हैं। इन लड़कों को यूपी से बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आपको दुबई जाना है, दुबई में आपको एक आलीशान होटल में रुकना होगा, फ्री में घूमिए, फ्री में खाइए और अच्छी अच्छी जगह पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। महज आपको एक छोटा सा काम 2 घंटे का ऑपरेशन होना है, वो कीजिए, फिर वापस आपको दिल्ली आ जाना है। अब यहां पर जो लड़के हैं जिनके पास कमाई के लिए लाले पड़ रहे हैं, पैसे नहीं हैं और 30,000 रुपए में अगर आपको मैं दुबई घूमने का मौका दूं जहां पर आपको आने जाने का टिकट नहीं लग रहा है, आप वहां पे घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और खा ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं रहे हैं, 5 स्टार होटल के अंदर खा रहे हैं, और वहां पर 2 घंटे का एक ऑपरेशन। अब इस 2 घंटे के ऑपरेशन में क्या क्या होता है, अब क्योंकि लड़के खा के अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार और तंदुरुस्त हो चुके हैं, अब इनसे कहा जाता है 1 से 2 दिन पहले कि तुम अब कुछ भी नहीं खाओगे, लिक्विड डाइट लोगे ताकि सिर्फ और सिर्फ तुम टॉयलेट जाओ, वॉशरूम ना जाओ, और इसलिए उन्हें लिक्विड डाइट में रखा जाता है। इसके बाद या तो इन्हें कहा जाता है, जो आप गोली देख रहे हैं, सोने की गोली देख रहे हैं, वजन कम होता है 30 से 35 ग्राम, गर्म पानी के सहारे आप इसे निगल लो। अगर नहीं निगल पाते हैं, कोशिश तो यही करवाई जाती है कि जितना हो सके ये निगल लें और पेट के रास्ते और मल के रास्ते ये इसे त्याग देंगे आने वाले वक्त में। तो इन्हें जब तक खिलाया जाता है, अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद ये जिस तरीके से वनिता ने बताया कि कॉन्डम के रास्ते आपके बैक वाले साइड में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें यह कहा जाता है कि अब तुम बिल्कुल फुल प्रूफ तैयार हो, अब बारी है आपकी दुबई जाने की, दुबई एयरपोर्ट पर जाने की। दुबई एयरपोर्ट पर इनकी जो सेटिंग है कुछ इस तरीके से है कि
इनके जो गार्ड्स हैं, जो इन तस्करों के जो गार्ड, स्मगलर्स के जो गार्ड हैं, ये इन्हें पता होता है कि आज किस गार्ड की ड्यूटी कहां पर लगी है। लगेज जरूर चेक होता है, क्योंकि जब से 26/11 या 9/11 का जो अटैक हुआ था, तब से पूरी दुनिया में एयरपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बरती जाती है। तो वहां पर लगेज जरूर चेक किया जाता है। लगेज में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि लगेज में इन्होंने कुछ रखा नहीं होता है। अब बारी आती है मेटल डिटेक्टर के जरिए पता लगाने की शरीर में कौन सी चीज कहां पे रखी है, क्या रखी है। तो जो इनके जो लड़के होते हैं वो आंखों में इशारा कर कर सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि इन्हें बाईपास कर दो, इन्हें जाने दो। अब दुबई से क्लियर हो गया माल। दुबई से ये जो लड़के हैं एयरपोर्ट या कहें प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। अब यहां से जब उड़ान भरने की बारी आती है तो इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में उतरने के बाद लगेज की ही चेकिंग होती है। इंसानों की चेकिंग उस तरीके से नहीं की जाती जब तक शक नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो पकड़ते हैं। अब कहानी में जिस तरीके से ये जो लड़के हैं प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, प्लेन के अंदर इन्हें यह कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके का सॉलिड खाना अपने पेट में नहीं डालेंगे, आप इंतजार करेंगे। पानी पीजिए, जूस पीजिए, एप्पल खाइए, लेकिन उसको भी एप्पल जब आप खाओगे तो जितना हो सके उतना चबा लो, वो भी एक एप्पल से ज्यादा नहीं खाना है। अब ये भूखे पेट पानी के सहारे, सर दर्द हो रहा है, परेशान है। जितनी अय्याशी उन्होंने दुबई में काटी थी, मैं 2 से 3 दिन का ही इनकी हालत खराब हो जाती है। प्लेन में बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि कब ये दिल्ली या मुंबई पहुंचेंगे। जब ये दिल्ली और मुंबई पे लैंड करते हैं, वहां से सामान उतरा जाता है, सामान की चेकिंग होती है, फिर ये अपने अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब जिस तरीके से जब इनकी मीटअप होता है, तब यहां पर जो कस्टम वाले हैं, कस्टम की नजर से बच जाते हैं। लेकिन कस्टम वालों को शक कब से होता है? देखिए, कस्टम वाले बहुत होशियार होते हैं। उनके जो कई जो मुखबिर होते हैं वो कहाँ एक्टिव होते हैं। जब प्लेन पे कोई इंसान बैठता है तब कौन कौन खाना ऑर्डर कर रहा है, कौन कौन खाना ऑर्डर नहीं कर रहा है, इस बात की भी जानकारी कस्टम अपने पास रखता है। अगर कोई कस्टमर कहे कि मुझे अब खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खा रहा है पूरे फ्लाइट के दौरान, तो उन जैसे पैसेंजर्स पे भी ध्यान दिया जाता है कि क्यों ये नहीं खा रहा है, क्या था इसकी पीछे की कहानी। तो इन सब से भी कस्टम पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा तस्कर अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर आया है। लेकिन उन सब चीजों को बाईपास करते हुए ये जो लड़के हैं धीरे धीरे वहां से निकलकर यूपी के रास्ते टांडा वाले इलाके में पहुंचते हैं। अब हमारी जानने की कोशिश थी कि टांडा वाले इलाके में ऐसा भी क्या है कि सारे तस्कर, पूरी दुनिया के तस्कर टांडा वाले इलाके में पहुंचना चाहते हैं। टांडा की जो आबादी महज 48,000 है, लेकिन 48,000 जो टांडा की जो आबादी है उसमें से सबसे ज्यादा स्किल्ड जो सोनार हैं वो टांडा वाले इलाके में ही रहते हैं। इसलिए आप कहीं से भी सोना लाइए, अगर आपको अच्छे गहने बनाने हैं तो टांडा के सोनारों की जो कीमत है वो पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया लोहा मानती है कि जिस तरीके की वो बड़ी अच्छी तरीके से जो ज्वेलरी बनाते हैं वो ऐसी ज्वेलरी कोई और नहीं बना सकता है। और यहां पर इन तस्करों को लगा कि इन फैक्ट्रीज में ही अपना कच्चा माल खपाया जा सकता है। अब जब ये फ्लाइट से लेकर अब जब तक यूपी के टांडा वाले इलाके में नहीं पहुंचते हैं, तब तक इनसे कहा जाता है कि तुम पूरे रास्ते कहीं पर भी वॉशरूम या पॉटी करने नहीं जाओगे। इसके बाद क्या होता है, जब ये इनके लिए स्पेशल एक वॉशरूम बनाया जाता है, जब ये टांडा पहुंच जाते हैं, वहां पर एक जो पॉट होता है, जो वेस्टर्न पॉट होता है, उसमें जाली लगाई जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि आप पॉटी कीजिए, और जैसे ही वो अपना मल त्यागते हैं तो जो सोना होता है वो जाली में अटक जाता है, जो मल है वो नीचे बह जाता है। उसके बाद वो पूरा से धो कर बाकी आगे सोनार को भेज देते हैं। अगर किसी भी वजह से जो मल त्यागने में दिक्कत आती है तो डॉक्टरों की टीम एक लगातार तैयार बैठी होती है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन करके सोना निकाल लेना है। अब नेक्सस सोच रहे हैं अब कितना बड़ा नेक्सस है। वहां पर दुबई से जब ये सोना उनके अंदर रखा जाता है, वहां के डॉक्टर हो गए सबसे पहली चीज, वहां पे सोना खरीदा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का जो मैनेजमेंट होता है कि एयरपोर्ट पे कोई इन्हें ना पकड़े। भारत में दिल्ली मुंबई जैसे इलाकों से उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, जो उन्हें खुद यूपी तक लेके जाए, यूपी में एक स्पेशल वॉशरूम और डॉक्टरों की टीम होती है, फिर वहां से सोना निकालकर अलग अलग जगह पर खपाया जाता है। अब यहां पर जो लगभग जो 30 से 35 ग्राम का जो एक एक कैप्सूल है वो जब निकल जाता है और उसको सोने
को दे दिया जाता है। अब बारी आती है कट की। कट किस तरीके से कमाते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। सबसे पहला जो है डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स क्योंकि सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं दुबई में भी, यहां पर भी। ये कहते हैं कि देखिए हमें पैसे उसे नहीं लेने इस ऑपरेशन के, छोटे मोटे ऑपरेशन के, हमें आप सोने में से कट दो। मैं बताऊंगा कैसे कट की बातचीत आती है, मतलब मैं आपको समझा दूंगा आगे। लेकिन डॉक्टर को कट होता है। दूसरे होते हैं ट्रैवल एजेंट, जो इन लड़कों को दुबई से लेकर यूपी जैसे इलाकों तक लेकर आते हैं और इन लड़कों को जो ऐश करवाते हैं दुबई में, ये जो ट्रैवल एजेंट है इनका भी अपना मोटा कट होता है। और जो सबसे आखिरी में सराफा व्यापारी, जो गोल्ड के लिए जो ये सारी चीजें चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सस्ते में सोना इन्हें आराम से मिल जाए और कोई दिक्कत इन्हें ना हो। और इसलिए ये जो तीन लोग हैं, डॉक्टर, ट्रैवल एजेंट और सराफा व्यापारी, ये जिस तरीके से बिल्कुल एक प्लान की तरह, टीम की तरह नेक्सस बना के काम करते हैं, इसी वजह से ये फल फूल रहा था। अब आप सोचेंगे कि भैया इतनी कमाई कैसे हो जाती है, क्या भारत में सोने की कमी है क्या? तो देखिए, अगर मैं दुबई से लीगल तौर पर सोना लेकर भारत में आऊं, अब सारे टैक्सेस दे भी दूं, तो महज कितने रुपए का 10 ग्राम अगर सोना, 1 तोला कहते हैं, 1 तोला सोना पर कितना सस्ता पड़ेगा मुझे पता है आपको? अगर मैं लीगली तौर पर, कानूनन तौर पर लेके आऊं तो महज 3000 रुपए सस्ता पड़ेगा दुबई से। अगर मैं दुबई से यहां पर आऊं, सारे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी दे दूं, सब कुछ दे दूं, तो सिर्फ 3000 रुपए सोना मुझे सस्ता पड़ेगा। अब जिस तरीके से जो स्मगलर हैं वो जीएसटी को पास आउट करते हुए, कस्टम को पास आउट करते हुए जो सोना लेकर आते हैं, उसमें मोटी कमाई होती। कैसे? देखिए, जो सबसे पहली जो चीज है, 14% की जीएसटी इंक्लूडिंग कस्टम्स और इंक्लूडिंग जो सेस टैक्स लगता है, जो 7.5, 2.5% और 3% अलग से, तो लगभग जो 13.5-14% का जो जीएसटी लगता है वो तो आपको नहीं देना है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि आसान शब्दों में आपसे मैं कहूं कि 1 करोड़ रुपए का आप सोना लेके आ रहे हैं, तो खड़े पर आपका 14 से 15 लाख रुपए कहीं पर नहीं जा रहे। अब 14 से 15 लाख रुपए, क्योंकि 1 करोड़ पे 14% तो टैक्स ही लग रहा है, तो 14-15 लाख ही हो गए। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह कि दुबई या जो मिडिल ईस्ट में जो सोना मिलता है, जो उसकी जो प्योरिटी है, वो भारत के जो प्योरिटी वाले सोना है उससे ज्यादा है। मायने ये कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपको 10 ग्राम का सोना मिल रहा है भारत में, लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट का सोना लेके आते हैं तो उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा उच्चतम क्वालिटी की होती है और इसलिए इस सोने की जो कीमत होती है वो 1,10,000 रुपए होती है। तो खड़े पे 10,000 रुपए तो यहां से हो गए। अब आप सोचिए कि आप इसे 1 किलो का लेकर आएंगे तो 15 लाख में आप 10 लाख और मिला दीजिए, तो ऐसे हो जाती है 20 से 25 लाख रुपए की कमाई। कुरियर बॉय को कितना देते हैं? 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए, सोच रहे आप 25 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, उसमें से आपने मजदूरों को 30,000 रुपए दे दिए, उसमें से आपने मान लीजिए ऐश भी करवा दिया, उन्हें फ्लाइट की आने जाने की टिकट भी करवा दी, तो पूरा मिल मिलाकर भी अगर जो खर्च होता है वो बैठता है 5 से 6 लाख रुपए। 18 से 19 लाख रुपए सस्ता सोना जब ये भारत से में ज्वेलरी बना के बेचते हैं, तो सोचिए हमारे जो व्यापारी हैं उन्हें कितना मोटा मुनाफा होता है। ये 18-19 लाख रुपए तो कच्चे माल की मैं आपको कीमत बता रहा हूं, जो इन्हें बहुत कम कीमत में मिल सकती थी, ज्यादा कीमत में मिलनी चाहिए थी, लेकिन 18 से 19 लाख रुपए पीछे से ही उन्होंने अपनी कमाई का जो बैलेंस शीट था उसे बड़ा कर लिया। अब इसे और भी हाई कीमत में बेचते हैं। तो कुल जो 1 करोड़ का जो सोना है, इसमें जो व्यापारी हैं, जो बेचते हैं, जो बनाते हैं, उनका खड़े पर 40 से 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट के लिए पूरा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोग जोखिम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। भारत जैसे देश में भी ये नुकसान कर रहे हैं, भारत माता का नुकसान कर रहे हैं, टैक्सेस नहीं दे रहे, जीएसटी नहीं दे रहे और भारत की तरक्की में भी नहीं दे रहे। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम मोटा मुनाफा कमा पाए और किसी को ना टैक्स देना, किसी की चीजें देखें, किसी की मौत होती तो होने दें, सिर्फ हमें अपना मुनाफा देखना है। और इस मुनाफे के चक्कर में जिस तरीके से कई लोगों की जान चली गई है, जब पुलिस जब छानबीन कर रही है तो 150 तस्करों की जानकारी मिली है। और ये जो तस्कर हैं सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट है कि हमें दुबई जाना है, दुबई से आराम से यूपी के टांडा में आना है, वहां पर अब मोटा मुनाफा कमाकर व्यापारियों को देना है। आप सोचिए यहां पर तो एक केस, जो 4 या 5 लड़के थे, ये पकड़े गए हैं।
अब सोचिए जितने लोग नहीं पकड़े गए, और ये मामला कब से चला आ रहा होगा किसी को नहीं पता। सिर्फ एक छोटी सी मछली पकड़ी गई है, उन मछलियों से ही 25 लाख, 4 लड़कों में से ही कम से कम 25 से 26 लाख रुपए ये कमाई कर चुके हैं जो व्यापारी हैं, और 50 लाख तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ 4 लड़कों से 50 लाख की प्रॉफिट है, 150 लड़के हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी रकम होगी, और ये 150 लड़के तो जो पुलिस गिन रही है, ऐसे अनऑफिशियली और कितने लोग होंगे जिसके जरिए मुनाफा कमाया जा रहा है। तो ये जो पैसों का जो खेल है, इस पैसों के खेल के आगे जो क्राइम की जो दुनिया है वो बसती है, और इस क्राइम और जुर्म की जराइम वाली दुनिया में कोई भी चाहे तो पुलिस को चकमा देकर सोचे कि मैं आप बच जाऊंगा, तो वो बच नहीं सकता है। क्योंकि जब इन अपराधियों पर मुसीबत आई तो सबसे पहले इन्होंने भगवान को याद नहीं किया, याद किया डायल 112 यूपी पुलिस को कि यूपी पुलिस हमें बचा ले, जान से बचा ले, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। यूपी पुलिस जान बचाने के इरादे से आई थी, लेकिन जब वो पर्दे खोलना शुरू करती है तो पर्दे खोलते खोलते उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे उन्हें सोने का पत्थर मिल जाता है। एक ऐसा पत्थर जो एक एक इंसान के रीढ़ की हड्डी या उनके मल त्यागने वाली जगह पर 27 से 28 लाख रुपए का सोना रखा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से भारत के अंदर स्मगलिंग कर रहे हैं स्मगलर्स, और वो चाह रहे हैं कि इस मुनाफे को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। दबाव बना रहे हैं जैसे कुरियर बॉयज पे कि आप एक एक पेट के अंदर 1 किलो सोना लेके जाया करो, अपने पेट में भी सोना रख लो, अपने बैग पे भी सोना रख लो, यहां तक कि उनका बस चले तो दिल और किडनी में भी ये सोने का पत्थर डालकर भारत भेज दें, वहां पर इनको सिर्फ मार डालकर उस सोने को निकाल लेना है, क्योंकि प्रॉफिट के आगे इंसानी जान की कीमत नहीं होती है। शायद यही इन व्यापारियों का मकसद भी है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।